जब किसी युवती की लाश कब्रिस्तान में पहुंचती थी तो ये हैवान खुशी से भर जाता था और रात का बेसब्री से इंतजार करने लगता था दोस्तों। जैसे ही अंधेरा छाता था या आधी रात को कब्रिस्तान में दाखिल होता था, मिट्टी खोदना शुरू कर देता और कब्र को खोल देता, फिर अपने सारे वस्त्र उतार कर फेंकता और अंत में कब्र के अंदर उतर जाता था। कब्र में उतरकर यह उस युवती की लाश से कफन हटाता और फिर उसकी लाश के साथ कूरता करता, हैवानियत करता, अपनी हवस को शांत करता दोस्तों। उसके बाद कब्र से बाहर निकलता, नग्न अवस्था में फिर कपड़े पहनकर लौट जाता। इस तरह उसने एक नहीं बल्कि कई युवतियों की लाशों के साथ यह घिनौना कांड किया मेरे भाई। आखिरकार कई महीनों के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, पकड़ा गया और जब पूछताछ की गई दोस्तों, क्यों करता था, वजह क्या थी, कब से यह कर रहा था, जब इस हैवान की पूरी कुंडली खंगाली गई, जब इस दरिंदे से पूरी कहानी शुरू से अंत तक पूछी गई, आखिर इसके अंदर ऐसी हिम्मत कैसे आती थी, तो इसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आज मैं शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात विस्तार से बताऊंगा ताकि आप समझ सके कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आखिरकार दोषी तक कैसे ही पहुंचा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं आवाज़े अदालत। यहाँ हर शब्द सच्चा होता है और हर कहानी किसी की हकीकत। ये वीडियो सिर्फ जन जागरूकता के लिए दोस्तों, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ दोस्तों वही दिखाते हैं जो सच में हुआ है और इंसाफ के रास्ते हम आपके साथ हैं मेरे भाई। यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की और यहाँ एक मामला घटा वही बड़ा कब्रिस्तान है। सब कुछ 18 और 19 मई 2025 के आसपास शुरू होता है। 18 मई को मोहल्ले की एक लड़की को दफन किया गया था। अगले दिन यानी 19 मई सुबह जब उसके परिवार और रिश्तेदार कब्र पर दुआ के लिए पहुंचे तो उन्हें दोस्तों कांप उठे वो मंजर देखकर। ऐसा मंजर था दोस्तों, उस दफन की गई कब्र खुली हुई थी, नीचे की मिट्टी हट चुकी थी और कपड़े कफन के छेड़छाड़ की छाप छोड़ रहे थे। हाल ऐसा था कि तुरंत अंदेशा हुआ लोगों को कि कोई अनैतिक और इंसानी कृत्य हुआ है। लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पहली प्रतिक्रिया मोहल्ले में डर और अनुमान फैल गया क्योंकि वह रात अमावस्या की थी। कुछ लोग तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के आधार पर दोस्तों विश्वास करते हैं। बात जोड़ने लगे कि किसी ने किसी तरह की काली क्रिया की है। अफवाहों में तेजी से फैली, लोग आक्रोशित हुए और माहौल तनावपूर्ण बन गए दोस्तों। पुलिस ने आकर लोगों को शांत कराया, कब्र को वापस ढका गया और जांच शुरू की गई। मगर कुछ परिवार वालों ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी करने की बात भी कही। कुछ घंटों के भीतर ही दूसरी खबर आनी शुरू हो गई कि उसके पास में ही एक और कब्रिस्तान था, सिहाड़ा कब्रिस्तान, और वहां भी उसी तरह का एक लड़की की कब्र खुली मिली। अब यह मामला एक ढंग का पैटर्न बन चुका था दोस्तों। दो अलग अलग कब्रिस्तानों में एक जैसे हालात। पुलिस ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया और चारों ओर निगरानी की, पूछताछ और रिकॉर्डिंग की जांच शुरू कर दी। शुरू में उस इलाके में सीसीटीवी मौजूद नहीं थे दोस्तों, इसलिए सुराग मिलना मुश्किल था, पर पुलिस ने आसपास के लोगों और आने जाने वालों से पूछताछ तेज कर दी। समय बीतता गया और मामला ठंडा पड़ने लगा दोस्तों। लोगों की चिंता अब कम हो गई थी दोस्तों। एक बार फिर माहौल गर्म हुआ। 20 और 21 सितंबर के आसपास उसी बड़े कब्रिस्तान में फिर एक दफा एक नई लड़की की दफन हुई थी दोस्तों उसी समय, और अगले दिन सुबह उसी तरह कब्र खुली मिली। पर इस बार जरूरी फर्क यह था कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और रिकॉर्डिंग उपलब्ध थी। रिकॉर्डिंग जांची गई तो उसमें रात को एक शख्स दिखाई दिया दोस्तों, जो कब्र के पास आता है, कब्र खोदता दिखाई देता है, कब्र में उतरता है और कुछ देर बाद बाहर आता है। और जब उसे कैमरों का एहसास हुआ तो वह कैमरे ढकने की कोशिश करने लगा और वो कोशिश भी रिकॉर्ड हो गई और उसी फुटेज ने पुलिस को निर्णायक सुराग दे दिया दोस्तों। दिन की रिकॉर्डिंग में भी वही शख्स दिखाई दिया, कुछ कपड़ों में, दिन को आता हुआ और रात को अलग तरह की हालत में दिखाई देने लगा। पहचान के आधार पर पुलिस ने जल्दी ही इस शख्स को तलाश शुरू की और अंत उसे धर दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया। शख्स का नाम अयूब था दोस्तों। बताया गया कि पिता का नाम इस्माइल, गांव मुदवाड़ा का रहने वाला था अयूब को दोस्तों हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने प्रभाव से इस घटना को कबूल कर लिया। कहा कि उसने 3 कब्रों के साथ यह कांड किया है दोस्तों। पुलिस ने अयूब की पृष्ठभूमि खंगाली तो हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। पाया गया कि उसके खिलाफ पहले भी गंभीर आरोप दर्ज थे। 2009 में उसकी पहली पत्नी की मौत के आरोप में और 2011 में दूसरी पत्नी की मौत के मामले में भी उसके नाम जुड़े हुए थे। दूसरे मामलों में भी परिवार वालों शिकायत दर्ज होने के बाद उसे जेल भी हुई और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पर कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया
और बताया जाता है कि वह 15 मई 2025 को ही रिहा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि जेल से रिहाई केवल 4 दिनों के भीतर ही 19 मई की पहली घटना सामने आई थी। जब पुलिस ने अयूब से मोटिव यानी वजह पूछी तो उसने बताया वह और भी चिंताजनक था। उसने कहा कि जेल में उसे कुछ लोगों ने प्रभावित किया था। उसे यह बताया गया कि खास प्रकार की तंत्र किया रात्रिकालीन अनुष्ठान करने से जीवन में ताकत, जवानी और धन की प्राप्ति हो सकती है। उसने स्वीकार किया वह इन बातों से प्रभावित हुआ और इसलिए अमावस्या की रात और कुछ अन्य अवसरों पर कब्रिस्तान गया। उसने इशारा किया कि वह किसी शक्ति की खोज में था, पर उसका यह कदम कितना घिनौना था दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो। गिरफ्तारी के बाद जब उसे सार्वजनिक रूप से कब्रिस्तान ले जाया गया तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई। कई लोग बेहद उग्र थे। भीड़ ने पुलिस से उसे छीनने की कोशिश की और स्थिति नियंत्रण से बाहर होते होते बची दोस्तों। यदि भीड़ को मौका मिलता तो लोग स्वयं सजा देने की बात कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने उसे लोगों से हुजूम और क्रोध से बचाकर हिरासत में रखा। स्पष्ट किया गया कि कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि दोषी कड़ी सजा पाए और पुण्य बाहर न आ सके। इस पूरे मामले ने खंडवा और आसपास के इलाकों में गहरी बेचैनी और चर्चा छेड़ दी है। लोग हैरान है। एक तरफ सवाल है कि कैसे कोई इंसान इतनी अमानवीय हरकत कर सकता है और दोस्तों दूसरी तरफ यह चिंता है कि अगर किसी इंसान के मन में ऐसी प्रतिक्रिया हो, समाज और न्याय व्यवस्था उन्हें रोकने में कैसे असफल हो रही है। इस घटना ने कई अहम प्रश्न उठाए हैं। क्या रिहाई के समय पृष्ठभूमि जांच और मनोविज्ञान मूल्यांकन प्राप्त था? जांच पड़ताल साथ ही यह भी जरूरी है कि अफवाहों और अंधविश्वास को रोकने के तरीके खोजे जाएं ताकि बेवजह किसी समुदाय पर आरोप और सांप्रदायिक तनाव न उभर जाए। अंत में सवाल यही है दोस्तों कि अयूब के लिए क्या सजा उपयुक्त होगी? क्या भीड़ न्याय को बढ़ावा देना चाहिए या कानून के अनुसार कड़ी सजा और कड़ा नियम ही बेहतर उपाय है? क्या समाज और प्रशासन मिलकर ऐसे लोगों को रोकने के लिए नीतियां बनाए? आप किस तरह सोचते हैं? क्या बाहरी क्रोध और भीड़ को स्थान देना सही है या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्याय सुरक्षित करना बेहतर है? कृपया अपने विचार शांति और सम्मान के साथ कमेंट में साझा कीजिए और बातचीत करते समय पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशील रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें मेरे भाई।